अगर आप किसी की बात 1 साल से मान रहे हो और आपने उसके बदले कुछ डिमांड्स रखी हैं पर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप क्या करेंगे? शायद रिटेलिएट करेंगे, शायद उनकी बात मानने से मना कर देंगे, यही सब कुछ करेंगे। कुछ ऐसा सा ही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। आज के सेशन में हम समझेंगे आखिर ये ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या इससे इंडिया को भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं वो प्रिसाइजली ये कुछ सवाल हैं। सबसे पहले ये डील जो है वो क्या है, आखिर इसका क्या मतलब है, कब से ये चल रही है, सारे पहलू इस डील के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जो ये न्यूज में इतनी बनी हुई है, यानी क्या गलत हो गया है यहाँ पर जो इतना ये कॉन्ट्रोवर्सी में बहुत दिनों से ये बनी हुई है। उसके साथ साथ इस पूरी सिचुएशन के लिए हम किसको ब्लेम कर सकते हैं, क्या कोई कंट्री है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या किसको ब्लेम कर सकते हैं, और फिर इंडिया का क्या रोल आता है, क्या ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो ये सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी डील समझने से पहले उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं उनको समझ लेना जरूरी होता है। तो इस डील में 3 लोग यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहला 3 लोग से मतलब है 3 कंट्रीज। यहाँ पर सबसे पहले है टर्की, आप देख सकते हैं, उसके बाद रशिया, और ये है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन, अगेन कोई भी चीज समझने से पहले अगर हमें थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पता हो, पास्ट पता हो, वो कंट्री किसके ज्यादा साइड है, ये सारी चीजें पता हो तो समझना ज्यादा आसान हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन आपको यहां पर दिखेगा। क्या यहां पर है टर्की। यूनाइटेड नेशन जब बना था डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट अब कहीं ना कहीं ये एक नाम के लिए एक बॉडी बच गई है। चाहे आप अफगानिस्तान का तालिबान वाला एग्जाम्पल ले लो या कुछ भी ले लो, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से भरी हुई है ये बॉडी। उसके बाद टर्की, आप सभी को पता है ये इंडिया का भी अच्छा मित्र नहीं है और यहाँ पर भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं। रशिया तो अगेन डेफिनेटली आप सभी को पता ही होगा। तो ये 3 कंट्रीज हैं। जान लेते हैं आगे ये डील के बारे में। एक्चुअली आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पूरी दुनिया का जो ब्रेड बास्केट है वो रशिया यूक्रेन को हम मेजरली बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रेन्स को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 मिलियन टन रशिया यूक्रेन जो है वीट का एक्सपोर्ट करते हैं। ये ग्लोबल ग्रेन ट्रेड का यहाँ पर एक चार्ट है जो अलग अलग देशों को बताया हुआ है। यहाँ पर आपको यूएस दिखेगा, अर्जेंटीना, EU और ब्राजील दिखेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो रशिया यूक्रेन का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम पार्ट है ये रशिया यूक्रेन का। हाँ जी, तो कहानी शुरू होती है पिछले साल, जब पिछले साल क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रही थी, पर क्योंकि वॉर चल रही थी और ये ब्रेड बास्केट है, ये दोनों कंट्रीज बहुत सारे देशों को ये ग्रेन, स्पेशली ग्रेन और कॉर्न की यहाँ पर बात हो रही है, मक्के की और गेहूं की बात हो रही है, ये लोग पहुंचाते थे। तो फैसला ये हुआ यूनाइटेड नेशंस के साथ बैठकर कि जी कोई बात नहीं, वॉर चल रही है, बट इंसानियत के नाते जिन देशों को आप ये ग्रेन्स पहुंचा रहे हो, स्पेशली अफ्रीका के कंट्रीज जैसे सोमालिया, इथोपिया, सूडान, ये सारी कंट्रीज, केन्या हो गया, इन पर जो है कोई असर नहीं पहुंचना चाहिए। इन द सेंस कि इनको जो है कोई भी आप ऐसा मत करिएगा कि आपके लड़ाई के उसमें इन लोगों तक खाना पीना ना पहुंचे, इन लोगों का खाना ना पहुंचे। तो उसके लिए ये एक डील की गई थी कि ठीक है, कुछ पोर्ट से जो है हम ये जो एक्सपोर्ट है ये करते रहेंगे, ग्रेन्स का एक्सपोर्ट जो है करते रहेंगे। रशिया ने उस टाइम पे इस डील को जो है अग्री कर लिया था। ये आप यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं जिनके थ्रू ये ब्लैक सी है पूरा, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको यूक्रेन दिखेगा, ठीक है। इसके साइड में जो है आपको रशिया दिखेगा। रशिया ने उस टाइम पर इस डील को जो है मान लिया था और अपने कुछ पॉइंट्स रखे थे। पॉइंट्स ये था कि जी हमारा भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि रशिया भी जो है एक्सपोर्ट करता है, रशिया भी प्रोड्यूस करता है ग्रेन्स की, जी हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये था कि रशिया ने जो है जिस चीज के लिए माना था वो ये था कि हम इंसानियत के नाते, यानी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के नाते दूसरे देशों को ये सारी चीजें भेजेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो स्पेशली जो पुअर कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर ग्रेन्स भेजने के लिए रशिया जो है वो राजी हुआ था। अब जो है 1 साल रशिया ने ये पूरा देखा और रशिया को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए जिनकी वजह से रशिया ने इस डील से, या फिर बोल सकते हो रशिया इस डील से बाहर आ गया है। क्या है वो प्रॉब्लम्स प्रिसाइजली ये है कि पहली जो रशिया ने शर्त रखी थी, जैसे मैंने पहले लाइन बोला था कि आप 1 साल तक किसी की बात मानते रहते हो, बदले में आप अपनी कुछ डिमांड्स रखते हो, पर आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं तो आप बैकआउट कर लेते हो, उस डील को या तो खत्म कर देते हो या उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते हो। सो पहली डिमांड थी कि जी हम भी एक्सपोर्ट करेंगे,
ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं रशिया ये मानता है, रशिया का ये क्लेम है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नहीं होने दिया जा रहा है, हमारी शिप्स को नहीं पास होने दिया जा रहा है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है दूसरे कंट्रीज में नहीं बेचने दिया जा रहा है या फिर वहां से पैसे नहीं आ रहे हैं। ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया बोलता है कि मैंने इस चीज के लिए माना था कि यूक्रेन जो है वो गरीब देशों को यहाँ पर खाना दे सकता है या जो भी है खाना इन द सेंस ग्रेन्स दे सकता है, पर अब क्या हो रहा है कि वो पुअर देशों को नहीं, वो ज्यादातर जो ग्रेन्स हैं वो अपना बिजनेस उसने शुरू कर दिया है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। ये दो रशिया के क्लेम्स है जिसकी वजह से रशिया ने इस डील से जो है बाहर रशिया आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया के ही क्लेम्स है, दूसरी तरफ जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूएन हो गया, यूके हो गए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपना अलग ही क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जितना भी यूक्रेन ने जो ग्रेन सप्लाई किया है उसमें से 61 के आसपास 60% के आसपास जो है वो गरीब देशों को ही गया है। वहीं दूसरी तरफ रशिया इस नंबर को सिर्फ 4% बताता है। आप ये इमेजिन कर सकते हो, एक जगह वो बोल रहे हैं कि नहीं जी गरीब देशों को 60% जो है ग्रेन गया है, रशिया कह रहा है कि नहीं ये नंबर 60% नहीं है, ये नंबर सिर्फ 4% है, बाकी का सारा आप डेवलप्ड देशों के साथ जो है क्या कर रहे हो, डेवलप्ड देशों के साथ अपना बिजनेस कर रहे हो। और हो सकता है रशिया ने यह भी क्लेम किया है कि सिर्फ यहां पर बिजनेस नहीं चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी सप्लाई कर रहे हैं इस ग्रेन डील के पीछे। सो ये कुछ क्लेम्स हैं जिसके चलते रशिया ने यहां पर बैकआउट किया है। सो डेफिनेटली क्या यहां पर गलत गया है मैंने बता दिया है, स्पेशली यहां पर ये जो रशिया का पॉइंट है एक्सपोर्ट वाला और जो है यहां पर अलग अलग चीजों वाला, और डेफिनेटली यहां पर जो भी होगा, जो भी ये चीजें हो रही हैं, इससे एक चीज तो तय है कि एक्सपोर्ट जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। अभी रशिया ने जो है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पोर्ट्स दिखाए उन पोर्ट्स को जो है बंद कर दिया है, तो एक्सपोर्ट पर तो प्रभाव पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता क्या है आगे आने वाले समय में डेफिनेटली ग्रेन्स के जो हमारा जो रेट है, जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जैसे सोमालिया हो गया, केन्या, इथोपिया हो गया, साउथ सूडान हो गया, इसमें जो है आप देख सकते हैं 50 मिलियन लोगों से ज़्यादा को जो है यहाँ पर इस ग्रेन की ज़रूरत है जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों ही यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है कि जी इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई आ सकती है। दूसरा ये जो गरीबी वाला जो पॉइंट है यहाँ पर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन वाला जो पॉइंट है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये दो इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होने वाले हैं। तो आगे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? अब ऐसा नहीं है, रशिया ने ऐसा भी बोला है कि अगर मेरी डिमांड्स पूरी कर ली गई तो मैं जो है सारी चीज़ें मान लूंगा, दोबारा से ये डील हम कर सकते हैं। यूक्रेन ने एक्चुअली अभी हाल ही में प्रपोज भी किया था कि इस डील को ना हम एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। उसी के चलते रशिया ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, इनफैक्ट जो है मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तभी जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो आगे डेफिनेटली देखना ये होगा कि क्या कितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूक्रेन निकालता है, क्या किसी और एक्सपोर्ट रूट से या फिर किसी और बंदरगाह से वो अपने एक्सपोर्ट्स को भेजता है, या फिर इसके बदले में रशिया क्या करता है। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। आप बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इंडिया का क्या पॉइंट है यहाँ पर। अब सबसे पहला आई एम श्योर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम क्या इंडिया पर असर पड़ने वाला है, हमारे लोगों पर या हमारे गेहूं के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कोई असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो नहीं। ये आप देख सकते हैं द हिंदू ने 2022 में ये आर्टिकल छापा था जहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया लुक्स टू फिल वीट ग्रेनरी डिप्लीटेड बाय यूक्रेन वॉर इन मेनी कंट्रीज। इसका मतलब है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है ना, तब से कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे दिमाग में है कि जी यूक्रेन जो है वो सप्लाई करता है गेहूं और ये सारी चीजें बहुत अलग अलग कंट्रीज को। कौन सी वो कंट्रीज है ये भी हम जान लेते हैं। वो कंट्रीज प्रिसाइजली यहाँ पर हैं। हाँ जी, वो कंट्रीज हैं ये। सबसे पहला आपका हो गया लेबनान, पाकिस्तान, लिबिया, इथोपिया, तुनीशिया, इंडोनेशिया, मॉरिटानिया। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आप याद रख सकते हैं। तो इंडिया के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है यहाँ पर अब बीच में आ सकते हैं और जो हम यहाँ पर अपना गेहूं प्रोड्यूस करते हैं उनको इन कंट्रीज में भी अब हमने बेचना या एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। तो इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता है, क्योंकि इंडिया जो है टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, टॉप 10 छोड़िए, टॉप 2 कंट्रीज हैं हम जो वीट को प्रोड्यूस करते हैं। चाइना के बाद, चाइना नंबर 1 है, हम नंबर 2 पर आते हैं। हम कितना प्रोड्यूस करते हैं वो भी हम देख लेते हैं।
सो ये कुछ आंकड़े हैं कि अगर मैं आपको रशिया और यूक्रेन का एक्सपोर्ट बताऊं तो यहाँ पर रशिया 183 मिलियन टन और यूक्रेन जो है यहाँ पर 91 मिलियन टन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 12%, 12.6%। तो आप गैप देख सकते हैं, जबकि हम प्रोड्यूस अच्छा खासा कर रहे हैं। कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना हमारा जो है वो वीट हमारे यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल जो सप्लाई है दैट इज अराउंड 600 मिलियन टन, ठीक है, जिसमें से हम सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी का हम अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगेन मैं ये नहीं कह रही कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को काट दो, ठीक है। अब हमने राइस का जो एक्सपोर्ट बंद किया है वो इसीलिए तो किया है क्योंकि हम अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं काटना चाहते। ऑल्सो अभी बारिश की वजह से कुछ ऐसे एरियाज है जिनमें बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, जैसे पंजाब वगैरह फ्लड आ गया है जिसकी वजह से चावल की खेती को नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर चावल उगते हैं वहां पर सूखा पड़ गया, अगेन वहां पर भी। अब चावल एक ऐसी चीज है, अगर बाढ़ आ जाए तो भी उसको नुकसान होता है, अगर सूखा पड़ जाए तो भी उसको नुकसान होता है, और दोनों ही चीजें अलग अलग पार्ट्स के इंडिया में हुई हैं जिसकी वजह से चावल के प्रोडक्शन पर इंपैक्ट हुआ है। इसीलिए हम जो बाहर बासमती जो नॉन बासमती भेजते थे उसको हमने बंद कर दिया है। तो डोमेस्टिक डिमांड तो पहले हम रखेंगे, बट डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम जहां से सेव करके, हमारे यहाँ पर वेस्टेज भी बहुत सारा होता है, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस गैप को जो ये रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो बना है इस गैप को हम ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम वैसे कहाँ कौन कौन से कंट्रीज को जो है अपना क्या करते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो करते हैं। हम बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, यमन, अफगानिस्तान इन सबको करते हैं और मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ हमें करने की जरूरत है। हमें उन सारी कंट्रीज में करने की जरूरत है जहां शायद यूक्रेन रशिया जो है एक्सपोर्ट करता था। सो आई होप ये मुद्दा जो है आपको समझ आ गया होगा, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर पिंकी करंट अफेयर्स 24/7 पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।